नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट और अपना आज का टॉपिक है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। इससे पहले मैंने वर्ग संख्याओं का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से वीडियो देख लीजिए, लिंक दे रखा है। देखिए, अपन वर्ग संख्याओं के गुणधर्म की बात करते हैं। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और कीजिए रीट को क्रैक। आप मैथ सब्जेक्ट में गारंटी है साहब, मैंने जो भी करवाया है वो मैटर देख लो, रीट में कहीं नहीं अटकोगे। देखो, अपन बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर क्या आता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है। कैसे? देखो, मैंने 1 से 10 तक क्या कर दिया, स्क्वायर लिख दिया है। तो इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। कहने का मतलब ये कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या मान लो मैंने लिख दी 16 का स्क्वायर है 256, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 17 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 299, मैंने 25 का स्क्वायर लिख दिया 625, मैंने 30 का स्क्वायर लिख दिया 900 और 18 का स्क्वायर लिख दिया 324, 29 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 841। इस प्रकार से मैंने स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं आपको। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक इनमें से होगा। देखो, इकाई का अंक 0 है, ये इकाई का अंक 0 इसमें आ रहा है। ठीक है, देखो इसका इकाई का अंक 6 है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई का अंक 9 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई का अंक 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक हमेशा ये होगा। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा हूं, इस लाइन का विपरीत सत्य नहीं है। कैसे? कि अगर आप बोल दोगे कि सर जैसे 26 लिखा हुआ है तो इसका इकाई का अंक तो 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। क्या ये देखो 6 आ रहा है ना इसका इकाई का अंक, इसका विपरीत सत्य नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास है तो उसका इकाई का अंक इन सब में से होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक इसमें से कोई आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही होगी, ये सत्य नहीं है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो आगे, मान लो मैंने एक संख्या लिखी है, जैसे मैंने लिखा 225, तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका इकाई का अंक 5 आ गया। समझ में आ रहा है? और मैंने लिख दिया मान लो 115। ध्यान से समझना साथियों, इस लाइन का विपरीत सत्य नहीं है, उसका मैं अर्थ समझा रहा हूं। अब देखो, इसका इकाई का अंक 5 है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये कहना गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक 5 होगा। मेरे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या 625 है तो इसका इकाई का अंक 5 है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब अपन को पता कैसे चलेगा कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि लिख दे कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ए बी सी और डी 4 ऑप्शन आते हैं और इनमें से बताओ कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्वेश्चन करने के लिए इनके नियम अपन को पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके 4-5 नियम है, वो रूल पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, अब देखो नियम नंबर 2 पे आते हैं अपन, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म नंबर 2 पे। अब देखिए, गुणधर्म नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। मित्रों, मैं आपको ये कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं। आप एनसीईआरटी 6 से 10 में जो भी बुक्स देखेंगे उन सब में जो है ये मैटर दे रखा है, वही मैं चीज आपको सिखा रहा हूं और यही रीट में आता है। अब देखो, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म नियम नंबर 2 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 है, अगर मेरे पास कोई संख्या है और उसका इकाई अंक क्या है, या तो 1 है या 9 है, फिर उसका वर्ग करेंगे तो उस वर्ग संख्या के अंत में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। मैंने लिखा मान लो 1 का स्क्वायर 1, तो इकाई का अंक 1 है और इसका वर्ग किया तो 1 आ गया। जैसे मैंने लिखा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 1 या 9 है, इसका स्क्वायर कर दिया
तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। और आएगा ना 1। अब देखो मैंने लिख दिया 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361। तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। नियम नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या जिसका इकाई अंक 1 या 9 है, इकाई अंक क्या है? 1 या 9 है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। यह है रूल नंबर 2। देखो मैंने 29 का स्क्वायर लिख दिया तो आता है 841। तो ये इसका इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक 1 या 9 है, उस संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है साथियों, अब देखो आगे गुणधर्म नंबर 3 की बात करते हैं। वेरी सिंपल है साथियों, कंटिन्यू अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए। देखो मैं कह रहा हूं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वो जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, देखना मैंने मान लो 4 का स्क्वायर लिया है 16। अरे लिया है, फिर मैंने लिया है 16 का स्क्वायर तो होता है 256। अरे होता है ना 256। ठीक है, देखो 26 का स्क्वायर लिया तो क्या आया? 676 आया। 14 का स्क्वायर लिया तो क्या आया? 196 आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन कोई संख्या ले रहे हैं और उसका इकाई का अंक 4 और 6 है, क्या है? 4 और 6 है, और उस संख्या का अपन वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा हमारे पास? हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या समझा रहा हूं? गुणधर्म नंबर 3 की बात करते हैं। वेरी सिंपल है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो हमेशा सम संख्याओं में होगी। कैसे? मान लो मैंने 10 का स्क्वायर लिखा है तो क्या आया? 100। तो शून्यों की संख्या क्या है? सम संख्या में है। जैसे मैंने लिखा 20 का स्क्वायर तो आया 400। तो शून्यों की संख्या क्या है? सम संख्या में है। जैसे मैंने लिखा 30 का स्क्वायर तो आया 900। तो क्या है? शून्यों की संख्या क्या है? सम संख्या में है। ठीक है साथियों, ये हो गया गुणधर्म नंबर 3। अब अपन बात कर रहे हैं गुणधर्म नंबर 4 पे। देखिए गुणधर्म नंबर 4 ये सीखने लायक है, बहुत ही अच्छा है कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में अगर आपको पूछ ले कि कितनी प्राकृत संख्याएं हैं तो आप कैसे बताओगे? देखो कैसे आता है। जैसे दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं, मैंने ले लिया कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ये क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये क्या है? क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 4 और 9। ठीक है, अब इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं आपको बताना है। तो इसके बाद क्या आता है? 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो कितनी प्राकृत संख्याएं हो गई? 4 प्राकृत संख्याएं होगी। अब इसका तरीका कैसे है कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है? 2 का स्क्वायर है, इसको छोटी संख्या को 2 से गुणा कर दो तो अपने पास आ जाएगी कि इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। कैसे? मैं और बताता हूं, समझाता हूं आपको। मैंने ले ली 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं। 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी ले ली? एक तो 9 ले लिया और एक 16 ले लिया, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं लेनी है आपको। फिर अब बताओ इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे? क्या करोगे? छोटी संख्या क्या है? 3 है। छोटी संख्या का गुणा 2 से कर दोगे तो आएगा 6। तो ये 6 जो है इनके बीच में प्राकृत संख्याएं हैं। देख लो कैसे कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 3 और 3 6। तो 6 प्राकृत संख्याएं आ गई इनके बीच में। समझ में आ रहा है ना साथियों? कुछ भी नहीं करना है। जो छोटी संख्या है किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो 3 को यहाँ लिखना है और उसको 2 से गुणा करवाना है। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, उस 2 को यहाँ लिखना है और 2 से गुणा करवाना है। 2 से गुणा करवाना है आपको छोटी संख्या से। अब देखो आगे और बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में कि 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में अपन प्राकृत संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। ये सारा मैटर जो है आप एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो ध्यान से समझना साथियों, यही आपके एग्जाम में आता है। मान लो मैंने क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या ले ली है 16 और 25, तो ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। अब बताओ इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या गुणा 2, तो इनके बीच में आ जाएगी 8 प्राकृत संख्याएं। कैसे, देखो 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23 और 24। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितनी हो गई, 8 प्राकृत संख्याएं हो गई। ये आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट करना है आपको कि छोटी संख्या गुणा 2। मान लो मैंने ले लिया 36 और यहाँ पे ले लिया मैंने 49। अब बताओ इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो छोटी संख्या 6 गुणा 2, तो 6 दूनी 12, तो ये आ गई। इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, 12 प्राकृत संख्याएं हैं। अरे बात समझ में आ रही है ना साथियों। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी अपना नॉलेज जो है इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है साथियों, अब देखो मैं और सिखा रहा हूँ आपको। मान लो मैंने ले लिया 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब बताओ इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। ये क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं ले ली मैंने। अब बताओ इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। वेरी वेरी सिंपल है, 14 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर है, तो छोटी संख्या क्या है अपने पास, 14 इंटू 2, तो 14 एकम 14, 14 दूना होता है 28। तो इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, 28 है। अगर ये तरीका आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 28 संख्या आप गिनने कब बैठोगे, अगर 28 संख्या गिनने बैठ गए तो टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ट्रिक वेरी वेरी सिंपल है, आपको बस सीखनी है। मान लो मैंने ले लिया 17 का स्क्वायर 299 और 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, तो बताओ इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। तो 17 का स्क्वायर ये है, तो छोटी संख्या गुणा 2, तो इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी, 34 प्राकृत संख्याएं होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा साथियों। अब वर्ग संख्याओं के गुणधर्म नंबर 5 पे बात कर रहे हैं अपन। बोल रहे हैं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। विषम प्राकृत संख्याएं वो भी प्रथम n होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने लिखा 1 + 3, तो क्या आया मेरे पास, 4। ध्यान से देखना साथियों। फिर मैंने लिखा 1 + 3 + 5, तो कितना आ गया, 9। फिर मैंने लिखा 1 + 3 + 5 + 7, तो कितना आ गया, 16। बात समझ में आ रही है। देखो ये किसका स्क्वायर है, 2 का। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ये किसका स्क्वायर है, 4 का। सिमिलरली यहाँ देखो मैंने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 +, अब आगे वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। और होगी ना 9, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं को अपन को योगफल ज्ञात करना है तो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स n है उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो ये कितने हैं, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया। ये कितनी है, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 1 2 3 4 है तो 4 का स्क्वायर। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास n का स्क्वायर। ठीक है साथियों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी सिंपल है। अगर प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो आप क्या करोगे, जितने n दे रखे हैं उस n का स्क्वायर कर दोगे। ध्यान रखना साथियों, ये प्रथम n है। ठीक है, अब देखिए आगे गुणधर्म नंबर 6 की बात करते हैं अपन। देखिए दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नियम नंबर 6 कहता है कि अगर मैं दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याएं ले लूं, देखो मैंने दो क्रमागत विषम संख्याएं ली है और इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसका तरीका क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखना साथियों, 12 - 1 और 12 + 1, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो क्या होगा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a - b a + b,
ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 12 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 144 माइनस 1 इक्वल्स टू 143। देखिए ये तो मैंने समझाया है इसलिए ये टाइम लगा है। अगर आपको इस प्रकार का गुणा करना है तो सिंपल ही देखो, सीधा विषम प्राकृत संख्याओं का गुणा देखो कैसे करोगे। ए का स्क्वायर 12 माइनस 1 12 प्लस 1 लिख दिया, फिर ए का स्क्वायर 144 माइनस 1 सीधा 143। ठीक है, अब देखो मैंने सम संख्याएं ले ली। मान लो मैंने लिख दिया है 12 गुणा 14, ये क्या है क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब इसको क्या लिखेंगे 13 माइनस 1 और 13 प्लस 1। ठीक है, अब बताओ a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168। बात समझ में आ रही है ना साथियों, ये एक तरीका। अब देखो मैंने लिख दिया है 17 गुणा 19, तो इसको कैसे लिखोगे 18 माइनस 1 और 18 प्लस 1। बताओ 18 का स्क्वायर 324, 324 में से एक माइनस कर दो तो आ जाता है 323। तो इस प्रकार से ये गुणा करोगे तो क्विकली गुणा हो पाएगा और आपकी कैलकुलेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखो मैंने लिख दिया है 22 गुणा 24, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब इसको कैसे लिखोगे 23 माइनस 1 और 23 प्लस 1। अब बताइए साथियों 23 का स्क्वायर मैंने आपको क्या सिखाया था, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 529 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 528। ठीक है मित्रों, ये हो गया नियम नंबर 6। अब अपन बात कर रहे हैं कि नियम नंबर 7 क्या कहता है। ये नियम नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखो। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, अपन को किसका वर्ग करना है विषम संख्या का वर्ग करना है। विषम संख्या के वर्ग को क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब समझना कि मान लो मैंने विषम संख्या है उसका वर्ग कर दिया तो कितना आया 9 आया, तो इस 9 को मैं क्या कर सकता हूं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, इसको ऐसे लिख दिया मैंने 5 प्लस 4। तो ये देखो क्रमागत ले लेते हैं अपन, पहले 4 लिख देते हैं फिर 5 ले लेते हैं, तो 4 और 5 का योग 9 होता है और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये कोई भी विषम संख्या का स्क्वायर है उसको क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। मान लो मैंने विषम संख्या ले ली 7 का स्क्वायर होता है 49, तो अब क्या करोगे इसमें से एक घटा दो तो हो गए 48। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 24 प्लस 25, तो 48 का आधा 24 प्लस 25 तो कितने हो गए 49 हो गए। समझ में आ रहा है ना। मान लो मैंने लिख दिया है 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में कैसे लिखोगे, इसमें से एक पहले घटा दो तो 24 का आधा 12 प्लस 13, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 12 प्लस 13 के फॉर्म में। फिर 7 का स्क्वायर मैंने लिख दिया है, मान लो 9 का स्क्वायर है 81 है, तो इसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है तो मैं क्या करूंगा इसको लिखूंगा 40 प्लस 41। अरे बात समझ में आ रही है ना साथियों। देखो विषम संख्या का स्क्वायर 121 है, अब बताओ इसको किस फॉर्म में लिखोगे 120 का आधा कितना होता है 60 प्लस 61। ठीक है मित्रों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे, देखिए एक बहुत ही शानदार तरीका सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना मित्रों। मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इनका योग कितना हो गया 9 हो गया, 4 4 8 और 1 9। अब देखना तरीका सीखना कि इसको डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। देखो तरीका ये लग रहा है कि 1 इंटू 2 2 किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 3 6 6 का स्क्वायर। अब देखना इसको कैसे करेंगे। सिंपली पहले बताता हूं कि 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 13 और 6 19 और ये हो गए 49, हो गए 49। अब बताओ तरीका क्या लगेगा इसमें। तरीका ये लगेगा कि यहाँ पे जो नंबर है उसके आगे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो। 6 के आगे कौन सा नंबर आता है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, तरीका क्या है ये मेथड लगना चाहिए। उसमें क्या लगना चाहिए कि इन दोनों का गुणा यहाँ पर आना चाहिए, इन दोनों का गुणा यहाँ पर आना चाहिए। 3 और 4 का गुणा 12,
4 और 5 का गुणा 20, 6 और 7 का गुणा 42। इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्ट 12 के आगे वाली नंबर क्या है 13, और 13 का स्क्वायर लिख दो 169। अरे बात समझ में आ रही है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 20 है, 20 के आगे वाली नंबर का स्क्वायर लिख दो 441, 21 का। 42 है तो 42 के आगे वाली नंबर 43 का स्क्वायर लिख दो। अब देखो 43 का स्क्वायर सर याद ही नहीं है, कैसे लिखें? तो देखना ध्यान से, मैंने आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ये 43 का स्क्वायर ज्ञात करने की ट्रिक भी सिखाई है और मेथड भी सिखाया है। तो देखो दोनों देखते हैं। मैंने बताया आपको कि 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर और यहाँ पर 49 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर ऐसे ज्ञात करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 16, 17 और 18 लिख दिया। अब बताओ 43 50 से कितने कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर लिख दो 49। एक तो ये ट्रिक बताई कि 18 गुण 50 ये 43 का स्क्वायर आ गया। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई कि 2 डिजिट का स्क्वायर करना है आपको, तो 3 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर 9, ये 3 इकाई का अंक है, इसको 9 लिख दिया, और 4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 16। अब क्या करोगे आप, इन सबको गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 दूना 24। वेरी सिंपल है। 9 का 9 यहाँ लिखा, ये 4 और 16 और 2 कितने हो गए? 18 हो गए। तो ये ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी नंबर है और 73 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। अगर सिंपली आप मेथड के फॉर्म में करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखो 64, फिर 9 का स्क्वायर लिखो 81, फिर यहाँ पर एक्स मानो, फिर यहाँ पर 73 का स्क्वायर लिखो, फिर एक्स का मान ज्ञात करो, तब तक तो अपना टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 8 और 9 का गुणा क्या होता है? 72 होता है, तो यहाँ क्या आएगा? 72 का स्क्वायर आएगा। अरे तभी तो इसके आगे 73 का स्क्वायर लिखा है एक नंबर बढ़ा कर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 73 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 72 का स्क्वायर। आई थिंक साथियों आपको ये 8वां पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे साथियों, मैंने आपको वर्ग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि और वर्ग संख्याओं को ज्ञात करने की ट्रिक क्या होती है। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया है और भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको ट्रिक के फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर अपन वर्गमूल की बात करेंगे, फिर रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ अपन इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।